चलिए, तो एलन ग्रुप में IAS एकेडमी का ये दूसरा क्लास होगा आपका भूगोल का पहले चैप्टर का, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग ये जाने थे कि भौतिक भूगोल के और मानव भूगोल के क्या घटक होते हैं। दो घटक होते हैं, कौन कौन सा? भौतिक घटक और मानव घटक। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि भौतिक या भूगोल का जन्मदाता कौन है? कौन थे? एरिस्टोथेनीज। और भारतीय भूगोल का जन्मदाता, देखिए, मानव जहाँ से शुरुआत करता है अपने खुद का, वो था आदिकाल का मानव। आदिकाल यानी कि आज से 8,000, 10,000, 20,000 साल पहले हम जाएंगे तो वो जो मानव मिलते थे उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ था। मतलब उनको लगता था कि प्रकृति ही हमारा देवता है और इसी के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे। बेसिकली होता क्या था कि जब बिजली कड़कता था उस समय तो लोगों को ये लगता था कि आकाश देवता नाराज हो गए। बिजली कड़कने को क्या समझते थे? कि आकाश देवता नाराज हो गए। जब वो पानी पीना होता था ना, तब पानी को सलाम और नमस्कार करके पानी पिया करते थे। ये अवधारणाएं थी। उनको लगता था कि हम प्रकृति के गुलाम हैं और प्रकृति ही सबसे बड़ा हमारी देवता है। हम प्रकृति जैसे कहेगी हम वैसे चलेंगे। ये किसका मानना था? आदिकाल के मानव का मानना था। तो आदिकाल के मानव ऐसा मानते थे कि हमारी जीवन प्रकृति के अनुसार ही चलेगी। इसीलिए आदिकाल के मानव मानते थे कि प्रकृति का हम दास हैं, प्रकृति का दास। आदिकाल के मानव अपने आप को क्या मानते थे? कि मैं प्रकृति का दास हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है कि एक है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव जनित पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति के नियम के अनुसार है और इनसे जो समझ करके या इनसे जो डेवलप होकर जो बनता है वो होता है मानव जनित पर्यावरण। दो तरह के इन्वायरमेंट का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। पहला है भौतिक और दूसरा है मानव। अब समझिएगा इसको कि भौतिक पर्यावरण में प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार, जैसे प्रकृति कहेगा कि हाँ गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। मौसम कब बदलेगा मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। आज आप सारे पेड़ पौधे काट दीजिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन गैसेस का विस्तार होगा और बहुत तरह हानिकारक गैस का बढ़ोतरी होगा और बहुत सारे डिजीज यानी कि बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर हम जैसे ही हरियाली अगर बढ़िया करते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत बीमारियां यहाँ से दूर हो सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि हम पर्यावरण के अनुसार चल सकते हैं और पर्यावरण हमारे अनुसार भी हमको फायदा पहुँचा सकती है। लेकिन यहाँ अगर भौतिक नियम यानी प्रकृति के अनुसार के नियम कहा जाए तो ये कहता है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। भौतिक पर्यावरण में क्या होता है कि मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। गर्मी आया, हम लोग हल्का हल्का कपड़ा पहन के घूमने लगते हैं, पता है ना। ठंडी आया, कंबल रजाई, पता है जी। तो ये सब चीज़ें, बारिश आया, छाता लेके रेनकोट लेके निकल पड़े। हम अपने आप को ढालते हैं उसके अनुसार, ठीक है। फसलें उसके अनुसार बोते हैं, खेती उसके अनुसार करते हैं, होता है कि नहीं होता है। दलदली क्षेत्र है उसके अनुसार रहना है, समतल क्षेत्र है उसके अनुसार रहना है, पहाड़ी क्षेत्र है उसके अनुसार अपना घर बनाएंगे, बर्फीला क्षेत्र है उसके अनुसार अपना घर बनाएंगे, उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। मतलब क्या करते हैं हम? प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को हम ढाल लेते हैं उसमें। तो जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को हम ढाल लेते हैं उसको कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो उसे क्या बोलेंगे? मानव का प्राकृतिकरण। अब मानव का प्राकृतिकरण के लिए जो विचारधारा आया उस विचारधारा को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय यानी कि हमने पर्यावरण से निश्चय कर लिया है। निश्चय मतलब एक वादा। तो पर्यावरण से हमने निश्चय कर लिया है और पर्यावरण के अनुसार ही हम अपना जीवन यानी प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को हम जिएंगे। इस चीज़ के निश्चय के लिए कहा गया कि जो विचारधारा होगा वो पर्यावरणीय निश्चयवाद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आदिकाल के मानव के लिए था। ये आदिकाल के मानव जो थे वो प्रकृति के दास मानते थे और ये प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते थे, जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। और ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए, यहाँ पे भौतिक पर्यावरण से मानव जनित पर्यावरण बनता है तो मानव भूगोल होगा। ये मानव भूगोल क्या कहलाएगा? जो भौतिक से मानव, जिसे कहा जाएगा कि मैन मेड थिंग। प्रकृति ने हमको पेड़ पौधे दिया, जीव जंतु दिया, हम उसे क्या कर रहे हैं? उसके छाल से, उसके पत्ते से, उसके फूल से, उसके लकड़ी से बहुत तरह की चीज़ें बना रहे हैं और अपने यूज में ला रहे हैं हम लोग। तो सभी चीज़ें जो हम उसके प्रकृति के से दिए हुए चीज़ से बना रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं मानव जनित पर्यावरण। पृथ्वी पे कुछ नहीं था, कुछ था नहीं था, लेकिन जब पृथ्वी पे जब एक आग का गोला था, पृथ्वी ठंडा हुआ, जल का निर्माण हुआ, कीड़ों का बनना हुआ, वहाँ से धीरे 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 जीव जंतुओं का डेवलपमेंट शुरू होता है। बंदरों का रूप आता है, बंदरों के रूप से इंसानों का रूप आता है। बंदरों में कौन सा बंदर? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस से वहाँ से बंदर जो है वो आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग वहाँ से डेवलप करके धीरे धीरे ये सोचना शुरू करते हैं कि हमारी जीवन कैसे बीतेगी। ठंडी लगी, गर्मी लगा, बरसात हुआ, धूप हुआ, भूख लगा, हर चीज़ का धीरे धीरे हम लोग विकास किए। आज विकास करते करते इस जगह पे पहुंचे हैं कि हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, पैर में जूते पहन रहे हैं, हमारे पास हर एक ज़रूरत की चीज़ों को हम बेहतर कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। सफ़र करने के लिए बहुत सारे हमारे पास परिवहन की सुविधाएं बेहतर हो गई है। ये सब चीज़ें मानव ने बनाया। तो मानव ने जैसे कहा जाए कि घर बनाता है, चिमनी बनाता है, ये बहुत तरह इस तरह की चीज़ें बनाया। हर जगह बिल्डिंग बनाया ना, मॉल बना रहा है, बड़े बड़े जहाज बना रहा है, ये सब चीज़ें मानव की देन है। कहाँ से बना रहा है?
प्रकृति से बना रहा है। कहाँ से बना रहा है? प्रकृति से। तो प्रकृति से मानव ने जो बनाया गया वो तकनीक का विकास हुआ। यहाँ पे किस चीज़ का विकास हुआ? तकनीक का। और तकनीक के विकास से मानव जनित पर्यावरण बनता है। अब इस तकनीक के विकास में क्या कहा गया कि मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये था कि आदि मानव का मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जो आदिकाल के मानव थे वो अपने आप को क्या करते थे? प्रकृति के अनुसार ढाल लिए थे। लेकिन यहाँ दूसरे जो मानव जो आए वो समझ करके वो क्या किए? प्रकृति के नियम को समझकर तकनीक का विकास कर दिए। यहाँ पे आदिकाल के मानव थे, इनको नहीं मालूम था। जैसा भी कहा ना कि वो पानी को भी सलाम करके पीते थे। भारत में पहली बार ट्रेन आया तो लोग ट्रेन पर नहीं कदम रख रहा था। पता है क्यों? बोलते थे बस विश्वकर्मा भगवान है, नाराज हो जाएंगे, तो चप्पल खोल के लोग चढ़ता था। नहीं समझे? अब ये दौर था उस समय। सोचो बिजली कड़क गया, लोग ये नहीं समझता था कि बारिश होने वाली है, लोग ये समझता कि आज भगवान जी नाराज हो गए। ठीक है, तो इनका अब ऐसे सोच वाले क्या विकास करेंगे आप सोच सकते हैं। लेकिन इन्हीं में से जैसे जैसे इनका सोच बढ़ा, जैसे जैसे इनकी जरूरतें बढ़ी, ये लोग अपने जरूरत के अनुसार मजबूर होते गए और उसके नए ऑप्शन ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ से प्रकृति के नियम को समझे। जैसे गति के नियम को समझा गया, ट्रेन बन गई, हवाई जहाज बन गए, हुआ ना जी। नदी के धाराओं को समझा गया, जहाज बन गई। तो जैसे जैसे हम प्रकृति को समझे, हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे लगा दिए, छांव चाहिए, पेड़ पौधे लगा दिए, फल चाहिए, पेड़ पौधे लगा दिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, फसलें उगाना शुरू कर दिए। तो ये सभी चीज़ें हम प्रकृति को समझते हैं और फिर प्रकृति के अनुसार अपने आप को लेकर के चलते हैं। तो मानव ने क्या किया कि प्रकृति के नियम को समझा और समझकर तकनीक का विकास किया। और फिर इसने क्या कहा कि मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। इसने अब प्रकृति को अपने अनुसार क्या कर लिया? ढाल लिया। अब इस मानव जब अपने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेगा तो उसको कहा जाता है प्रकृति का मानवीयकरण। जहाँ पे मानव तकनीक अपनाकर अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेगा या प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेगा, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेगा, तो उसे बोलेंगे प्रकृति का मानवीयकरण। और जब इस नियम को कहा गया संभववाद, क्या बोला गया इसको? संभववाद। जहाँ पे प्रकृति को अपने अनुसार मानव ढालेगा वो क्या कहलाएगा? संभववाद। और जहाँ पे मानव प्रकृति के अनुसार ढल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब देखो, तो संभववाद विचारधारा, इसमें यह कहा गया बेसिकली कि मानव जो है वो प्रकृति का स्वामी है। मानव क्या है? प्रकृति का स्वामी है। यहाँ पे क्या कहा गया कि मानव प्रकृति का दास है, यानी गुलाम है। लेकिन यहाँ पे मालिक बताया गया। इसने कहा कि नहीं, मानव जो है प्रकृति का गुलाम नहीं है बल्कि प्रकृति का स्वामी है। मानव चाहेगा तो प्रकृति उसके अनुसार चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि मानव ने तकनीक का विकास किया है और मानव तकनीक का विकास कर चुका है, तो तकनीक के अनुसार अपने प्रकृति को अपने अनुसार चला रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रकृति का ये स्वामी हो गया। स्वामी मतलब मालिक। मालिक से समझ रहे हो ना? बस काफी है। अब इस विचारधारा को जो देने वाले थे संभववाद, उनका नाम था विडाल डी लाप्लास। संभववाद का विचार किसने दिया? विडाल डी लाप्लास। अच्छा, मानव का प्रकृतिकरण यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये किसने दिया था? किसने दिया था? कल ही बताए थे, फ्रेडरिक रैटजेल ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक रैटजेल ने। चलो यहाँ पे आते हैं, वो हम विचारधारा पे आएंगे नेक्स्ट क्लास तक। तो दो विचारधाराएं हमारे पास आ गई। एक में कहता है कि तुम प्रकृति के गुलाम हो, प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लो और प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करो। दूसरे में कहा गया कि प्रकृति के नियम को समझ लिया गया है, तकनीक का विकास कर लिया गया है, अब प्रकृति हमारे अनुसार चलेगी, हम प्रकृति के गुलाम नहीं बल्कि प्रकृति का स्वामी हैं। लेकिन यहाँ से सोचा जाए तो देखा गया कि ना तो पूरा रूप से हम गुलाम हैं और ना ही पूरा रूप से हम स्वामी हैं। तो कोई बीच का तो मार्ग होना चाहिए। कहा गया कि तुम अगर कहते हो कि हम प्रकृति के गुलाम हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें इस बात को प्रूफ करेगा कि नहीं, तुम गुलाम नहीं हो। तुम्हारे वजह से भी प्रकृति चल रही है, तुम्हारे वजह से भी प्रकृति चल रही है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तुम्हारे कहने से सिर्फ प्रकृति नहीं, प्रकृति सब कुछ अगर तुम्हारे बस में था तो भूकंप को तुम कैसे नहीं कंट्रोल कर सकता है? करो ना, फिर कर सकते हो ना। क्यों नहीं किया आपने? नहीं किया आपने। प्रकृति आ रही है, प्रकृति की वजह से कभी सुनने में आ रहा है कि लोग चांद तक जा रहे हैं, अब पता चला कि चांद पे जाने के बाद वहाँ सब कुछ खोज हो जाता है, पता चला जीवन वहाँ पर करना भी उतना तरह से व्यवस्थित नहीं माना गया। समंदर से तूफान उठ रहे हैं, बहुत सारे ओले गिर रहे हैं पृथ्वी पर, क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे माना जाएगा कि हम पूरा रूप से ना तो स्वामी हैं और ना ही गुलाम हैं। तो इसके लिए मध्य मार्गी निकाला गया, यानी बीच का मार्ग। तो बीच के मार्ग का जो नियम निकाला गया, उस विचारधारा को कहा गया नौ निश्चयवाद। क्या बोला गया इसको? नौ निश्चयवाद। और नौ निश्चयवाद की विचारधारा किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया था? क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ना तो इसके गुलाम हैं और ना ही हम इसके स्वामी हैं। असल में प्रकृति व मानव के साथ समन्वय है, प्रकृति व मानव के साथ समन्वय है। यानी कि हम प्रकृति को समझेंगे और फिर प्रकृति के अनुसार चलेंगे, प्रकृति को समझेंगे और अपने अनुसार चलेंगे। यानी कि हम इसका भी बात सुनेंगे, हम इसका भी बात सुनेंगे और किसी तीसरे रास्ते पर हम लोग पहुंचेंगे। प्रकृति को तुम गुलामी की तरह मत मान के चलो, प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश मत करो। तुम प्रकृति को समझो फिर अपने अनुसार चलो। प्रकृति को अगर समझ के चलते हैं तब क्या होगा? नौ निश्चयवाद, यानी कि नया विचारधारा, एक नया निश्चयवाद आया जिसे नौ निश्चयवाद कहा गया, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि हम लोग प्रकृति और मानव के बीच के संबंध हैं।
हम बीच के संबंध हैं, प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को बताएंगे कि हम एक दूसरे से हैं, एक दूसरे से हम लोग हैं, ना तो गुलाम हैं ना मालिक हैं, लेकिन ये है तो ये है और ये है तो ये है। समझ गया? अब ऐसे मध्यम वर्ग के लिए, तो इसके लिए कहा गया, इस नियम में कहा गया कि रुको और जाओ। आपने ट्रैफिक नियम देखा होगा, ट्रैफिक में सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा कलर होता है? रेड होता है, उसके नीचे येलो होता है, उसके नीचे ग्रीन होता है ना? इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? रुको, इसका रेडी, तैयार हो जाओ, और इसका मतलब जाओ। यहां पे यही कहा गया। ये क्यों कहा गया इसके लिए कि रुको और जाओ? मतलब तुम पहले आओ, प्रकृति को समझो, रुको, प्रकृति को समझो, समझ लिया, अब तुम तैयार है, तैयार हो गया, चलो जाओ अब तुम। समझा गया? तो प्रकृति के लिए यानी मानव भूगोल में कहा गया है कि मानव भूगोल का जो दिन मेन रूप से का कोई फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा था कि हम मानव जो हैं वो प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को हम शुरू करते हैं और प्रकृति को समझ करके अपना विकास करते हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा गया। अलग अलग विचारधाराएं आई है, फ्रेडरिक रेडजेल ने अलग कहा है, उनकी शिष्य थी एलन सैंपल, उसने अलग कहा है। उसके बाद से फिडाली लाबलास आते हैं, फिर उसके बाद से ग्रिफिथ टेलर आते हैं। इनके विचारधाराओं के अनुसार मानव भूगोल क्या हो सकता है, ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। अब आप बात समझिएगा कि कहीं पे कहा गया कि हम गुलाम हैं, कहीं पे कहा गया कि हम मालिक हैं, लेकिन तीसरे विचारधारा और जो इसको माना गया कि हम ना तो गुलाम हैं और ना ही स्वामी हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा गया कि रुको और जाओ, यानी तुम पहले प्रकृति को समझो और फिर प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।